देखिए क्लास 12th के बच्चे आज पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में केमिकल प्रॉपर्टीज के विषय में। रासायनिक गुण में सबसे पहले हम आपको ROH के विषय में कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं जिसमें ये ऑक्सीजन पर जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होता क्या है कि साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को कोई भी परमाणु जब अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता है। तो विद्युत ऋणात्मकता में इसका मतलब कि जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो ऑक्सीजन अपनी ओर कैप्चर कर सकता है, खींच सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन युग्म को ऑक्सीजन ने खींच लिया तो कन्फर्म है कि इस पर प्लस हो जाएगा और इस पर माइनस हो जाएगा। तो जब ये पोर्शन इस प्रकार से प्लस और माइनस पोल बन जाएगा, अर्थात ये अल्कोहल आपका ध्रुवीय हो गया, पोलर नेचर का हो गया, तो फिर इसका मतलब कि ये बंध टूट सकता है। अल्कोहल में OH बंध का विदलन, पहला नंबर कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल का OH बंध का विदलन होता है। विदलन का मतलब होता है कि फिजन, जब ये बंध ब्रेक होगा। दोज रिएक्शंस in which fission of OH bond take place. Those reactions in which fission of OH bond take place. OH बॉन्ड कह सकते हैं, OH बॉन्ड टेक प्लेस। तो ऐसी विक्रिया जिसमें अल्कोहल का OH बंध का विदलन हो। अब अगर ऐसा नहीं है तो ये भी पॉसिबल है कि जब हम यहाँ से देखो R का मतलब होता है कि कोई भी अगर R की जगह पर होगा CH3 हो या C2H5 हो तो इसके पास कार्बन होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन बंध का भी विदलन हो सकता है। ऐसे केस में आपका कौन जा सकता है, यहाँ से पूरा OH समूह जा सकता है, हाइड्रोक्सी समूह हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें आप कह सकते हो कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अल्कोहल का CO बंध का विदलन होता है। Those reactions in which fission of carbon oxygen bond take place। तो ऐसी भी विक्रियाएं हो सकती हैं जिसमें कि R और O के बीच, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन के बंध मौजूद है, उसका विदलन हो जाए, अर्थात वो टूट जाए। इसके अलावा ऐसी विक्रियाएं भी हो सकती हैं, जिसमें संपूर्ण अल्कोहल
संपूर्ण एल्कोहल भाग लेता है। ऐसी भी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। Those reaction in which whole alcohol take place, या फिर ऐसी भी विक्रियाएं हो सकती हैं कि जो कुछ अन्य विक्रियाएं हों, कुछ अन्य अभिक्रियाएं, some other reaction, हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के एल्कोहल लगभग 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रदर्शन करता है, और इसमें से हम एक एक करके कम से कम इस वीडियो में 2 अभिक्रियाओं को कंप्लीट किया जाए, कि ऐसी अभिक्रियाएं बताई जाएं जिसमें अल्कोहल का OH बंध का विदलन हो, और ऐसी अभिक्रियाएं बताई जाएं जिसमें अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन हो। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अल्कोहल के OH बंध का विदलन हो, OH बंध का विदलन हो। मान लीजिए हमारे अल्कोहल में ROH से इस बंध का विदलन होगा। अगर इस बंध का विदलन होगा तो जाहिर सी बात है कि RO पर माइनस लग जाएगा पूरे पर, और हाइड्रोजन पे लग जाएगा प्लस। तो इस प्रकार की विक्रियाओं में मैंने बताया था कि ये दुर्बल अम्लीय व्यवहार करते हैं। दुर्बल अम्लीय, वीक एसिडिक नेचर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ही कठिनाई से H+ देते हैं, लेकिन कम से कम प्राथमिक एल्कोहल तो ऐसी विक्रियाओं को देता ही है। वैसे अगर हम देखें तो ये अल्कोहल का जो स्वभाव है वह लिटमस के प्रति लगभग उदासीन होता है, क्योंकि वहाँ H+ आयन नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए कि ऑक्सीजन का चूंकि विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की तुलना में, तो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की ओर चला जाएगा तो हाइड्रोजन यहाँ से मुक्त हो सकता है। तो ऐसे केस में हम यहाँ से OH बंध का विदलन देखने जा रहे हैं। अब ये OH बंध का जो विदलन होगा तो कन्फर्म है कि आपके पास RO निगेटिव प्राप्त हो रहा है। अब अगर RO निगेटिव प्राप्त हो रहा है तो इससे अटैच होने कौन आएगा? पॉजिटिव स्पीशीज। अब अगर पॉजिटिव आएगी तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे या न्यूक्लियोफाइल कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा कि इलेक्ट्रोफाइल जो है जिस पर पॉजिटिव नेचर होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही जो अभिकर्मक हैं वही उससे जाके जुड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं अंग्रेजी में, इलेक्ट्रोफाइल ही जा करके इससे अटैच हो सकता है। कारण कि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं, वे पॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो पॉजिटिव वाला जो पोल होगा वो निगेटिव को सर्च करेगा। कॉमन सी चीज है। जैसे अब मान के चलिए कि Cl+ हो गया, वो कहाँ जाएगा? इसके पास आएगा। या मान लीजिए आपके पास NO2+ है, नाइट्रोनियम आयन, ये भी उसी माइनस वाले को सर्च करेगा। इसी प्रकार से SO3H+ होगा, सल्फोनियम आयन, तो ये भी कहाँ से किसको पकड़ेगा? RO- को के पास जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर चूंकि यह न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर रहा है आपका एल्कोहल नाभिक स्नेही का, तो कुल मिलाकर के नाभिक स्नेही अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन स्नेही उस पर जाके अटैक कर सकता है। इस प्रकार की विक्रियाएं आप तमाम उसमें देखेंगे, तमाम एग्जाम्पल में। जैसे पहली चीज, तो अगर हम ऐसी विक्रियाएं देखा जाए कि अल्कोहल का जहां OH बंध का विदलन होगा, तो ऐसी विक्रियाओं में हम देखें
कि अगर मान लीजिए मैंने CH3OH ले लिया जो कि मेथिल एल्कोहल है, मेथिल एल्कोहल होगा, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि H+ से यहाँ तो आसानी से निकलेगा, प्राथमिक एल्कोहल में तो निकलेगा क्योंकि इसमें एक एल्किल समूह होता है। लेकिन अगर यही अभिक्रिया OH बंध का विदलन देखा जाए द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में, तो चूंकि वहाँ एल्किल समूह बढ़ जाएंगे, एल्किल समूह बढ़ जाएंगे तो कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन पर ऋणावेश बढ़ गया, तो ये OH बंध का विदलन वहाँ नहीं हो पाता। तो मेथिल एल्कोहल में संभव है, एथिल एल्कोहल में भी संभव है, लेकिन वो द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में संभव नहीं है OH बंध का विदलन। तो यहाँ पर अगर हम सोडियम धातु से क्रिया कराएं, और आप जानते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, विद्युत धनात्मक लक्षण दर्शाता है, तो ये कन्फर्म है कि यहाँ से H को ग्रहण कर लेगा और H+ यहाँ से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3O Na, और यहाँ से जो निकली हुई हाइड्रोजन है वो हाफ H2 कह सकते हैं, हाफ H2 का मतलब H। अगर यही चीज़ अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, जैसे 2C2H5OH, अब ये एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल की मान लीजिए क्रिया हमने सोडियम धातु से करा दी, तो सोडियम धातु से कराने पर क्या होगा कि अब जानते हैं कि OH बंध का विदलन होगा तो हाइड्रोजन मुक्त होगी, यहाँ से हाइड्रोजन अगर मुक्त होगी तो कंपाउंड बन जाएगा 2C2H5ONa प्लस H2। तो अगर आप एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो हाफ H2 निकलेगी, लेकिन अगर 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल का ले लेते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसकी क्या नाम है, ये एक प्रकार का लवण होगा जिसका नाम है सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड नामक लवण बन गया, ये हो गया सोडियम मेथॉक्साइड। क्योंकि एथिल ग्रुप है तो एथॉक्साइड कहलाया, मेथिल ग्रुप है तो मेथॉक्साइड कहलाएगा। तो इस प्रकार से इस अभिक्रिया में आपने देखा कि OH बंध का विदलन हुआ। इसी प्रकार अगली अभिक्रिया में, जैसे अगर हम मान लीजिए इस अभिक्रिया में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से रिएक्शन कराएं, जैसे RMgX, सूत्र के जितने यौगिक हैं, सूत्र के यौगिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं, अभिकर्मक कहलाते हैं, जिसमें R की जगह पर कुछ भी हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, फेनिल, कुछ भी, लेकिन X की जगह पर भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। लेकिन मैग्नीशियम यहाँ पर कंपलसरी है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में मैग्नीशियम मेटल ही होगा, कोई अदर मेटल नहीं। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH3Mg और Br ले लिया और इस पर मैंने क्रिया करा दी, मान लीजिए कि CH3OH का, ये रिएक्शन हो गया। तो अगर ये रिएक्शन हो गया तो यहाँ से कन्फर्म है क्या बनना है, यहाँ से ये बन जाएगा, इसका EH जाएगा और इसका ये पोर्शन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ये दोनों आपस में एल्कोहल का जो H निकला वो इससे क्रिया करके एल्केन बना लेगा। हमारे कहने का मतलब ये मीथेन बन गया। अब प्लस अब आगे क्या बचा, आगे बन गया CH3 के साथ यहाँ OCH3 लग जाएगा, OCH3, और यहाँ पर लग गया Br, एक साल्ट बन गया। लेकिन कहने का मतलब हमारा हमने क्या प्राप्त कर दिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्केन मिल गया। तो एल्केन वाले रिएक्शन में भी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है, देखा जा सकता है इसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होती है। इसी प्रकार की अभिक्रिया हम देखें अगर तो इसमें भी नज़र आएगी। जैसे मान लीजिए कि आप CH3OH ले ली, मेथिल एल्कोहल, और मेथिल एल्कोहल की क्रिया अगर हम नाइट्रिक अम्ल से करा दें OHNO2 से, तो कन्फर्म है कि यहाँ से H अगर जाएगा तो ये OH के संपर्क में जाएगा, यहाँ से जल निकल जाएगा और ये कंपाउंड जो बनेगा वो बन जाएगा CH3ONO
H2, ये अभिक्रिया हो जाएगी, इसका नाम मेथिल नाइट्राइट है, मेथिल नाइट्राइट बना और प्लस जल निकल जाएगा क्योंकि इसका OH और इसका H संयोग से क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम एथिल एल्कोहल लेते और यहाँ से OHNO2 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से हमने रिएक्शन कराया, नाइट्रिक अम्ल से, तो नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन होगा तो भी इसका मतलब एल्कोहल का ये OH बंध टूटेगा, OH बंध टूटेगा तो इसका OH लेकर के वो जल बना लेगा और कंपाउंड बन गया C2H5ONO2, एथिल नाइट्राइट बन गया, एथिल नाइट्राइट हो गया प्लस H2O, जल निकल जाएगा। देखिए जो भी ये मेथिल नाइट्राइट हो या एथिल नाइट्राइट हो, इनको हम अकार्बनिक एस्टर मानते हैं, अकार्बनिक एस्टर माना जाता है इनको। क्यों अकार्बनिक एस्टर मानते हैं? क्योंकि इनका अगर जलाभटन होता है तो फिर एल्कोहल और नाइट्रिक अम्ल पुनः बन जाएंगे, यानी रिएक्शन कैसा होगा, ये रिवर्सिबल हो सकता है। तो इस प्रकार के रिएक्शन में आपने देखा कि इसमें OH बंध का क्या हो गया, विदलन हुआ। इसी प्रकार का विदलन और भी पॉसिबल है, जैसे अगर हम यहाँ पर इस रिएक्शन में मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर ये एस्टिक एसिड ले लिया और यहाँ पर मैंने HOC2H5 ले लिया। अब ये है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हुआ और ये है आपकी एस्टिक एसिड जो कि कार्बनिक अम्ल है, एस्टिक एसिड, और इन दोनों की अभिक्रिया मैंने सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में करा दी, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में इनको हीट कर दिया जाए। तो हीट करने के बाद कंफर्म है कि यहाँ से H जाएगा इस अभिक्रिया में और यहाँ से OH निकलेगा, तो कंपाउंड क्या बना, ये बन जाएगा CH3COO C2H5, एथिल एसीटेट प्लस वाटर रिलीज हो गया, इसका नाम होगा एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट वास्तव में एक कार्बनिक एस्टर होता है, एक एस्टर है, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें COO समूह पाया जाए कॉल्ड एज एस्टर, तो ये एस्टर बन गया। लेकिन याद रहे कि यह अभिक्रिया भी कैसी होती है, रिवर्सिबल, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में एस्टर और वाटर फॉर्म होंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों के कॉम्बिनेशन से अगेन एस्टिक एसिड और एल्कोहल फॉर्म किया जा सकता है। अगर कहीं मैं सांद्र H2SO4 के स्थान पर शुष्क HCl गैस का प्रयोग कर दिया, शुष्क HCl गैस का प्रयोग कर दिया, तो फिर यहाँ पर ये काम इस तरह से हो जाएगा। ऐसे केस में फिर यहाँ से इसका H रिलीज होगा और इसका रिलीज हो जाएगा OH। कहने का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इसमें। तो इस अभिक्रिया को देने वाला वैज्ञानिक फिशर स्पीयर था, इसको हम फिशर स्पीयर अभिक्रिया भी कहते हैं, फिशर स्पीयर अभिक्रिया, FISH, फिशर स्पीयर रिएक्शन बोला जाता है इसको, फिशर स्पीयर अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में भी एस्टर का ही फॉर्मेशन होगा, जल ही बनेगा, लेकिन मैंने इसका प्रयोग किया शुष्क HCl का, तो फिर यहाँ पर कौन सा बंध ब्रेक हो जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन, अर्थात यहाँ पर OH इसका रिलीज होने लगेगा और एसिड होने के कारण वो H+ को रिमूव करेगी। तो इन अभिक्रियाओं में आपने देखा कि OH बंध का विदलन हुआ। OH बंध का अगर विदलन यहाँ पर हो रहा है तो अब हम ऐसी विक्रियाएं पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बंध का विदलन हो, जहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन बंध का विदलन होगा। अब कार्बन ऑक्सीजन का अगर बंध का विदलन होगा तो कंफर्म है कि यहाँ पर इस तरह से कार्बन ऑक्सीजन बंध का जब विदलन होगा, अर्थात इसमें R, O और H, ये संपूर्ण OH निकलेगा यहाँ पर, और ये संपूर्ण OH निकलेगा तो कंफर्म है R पर प्लस होगा और OH पर माइनस होगा। R पर अगर प्लस होता है
तो इस R पर प्लस होने के कारण इस पर अटैक करने आएगा न्यूक्लियोफाइल Nu-, इसको कहते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक, अभिकर्मक। इसको अंग्रेजी में न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव अगर चार्ज होगा तो प्लस को सर्च करेंगे, प्लस की ओर अटैक करेंगे, और ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती हैं SN1 तथा SN2 अभिक्रिया, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 फॉर बाईमॉलिक्यूलर। तो कहने का मतलब कि इसको हम हिंदी में एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इसको द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जा सकता है। एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको कहते हैं द्विअणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए तो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बंधक ब्रेक होगा तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर, और ये OH पूरा हाइड्रोक्सिल समूह का विस्थापन हो जाएगा। तभी इस अभिक्रिया का नाम कहा जाता है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। अब ये अभिक्रियाएं कहाँ पाई जा सकती हैं? ये अभिक्रियाएं देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक्चुअली 3 डिग्री में ज़्यादा होगी 2 डिग्री से, और 2 डिग्री में ज़्यादा होगी 1 डिग्री से, यानी कुल मिलाकर के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया सर्वाधिक रूप से कहाँ पाई जाती है? तृतीयक एल्कोहल में। तृतीयक एल्कोहल में इस क्यों पाई जाती हैं? इसलिए पाई जाती हैं कि जो तृतीयक के एल्कोहल में कार्बोकैटायन बनता है, अर्थात कार्बोनियम आयन, वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। इसलिए ऐसा होता है इसमें कि जो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, वो कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटायंस आप 11th में पढ़ चुके हैं इसमें। तो इस प्रकार से वो यहाँ स्थायी होने के कारण ये अभिक्रियाएँ फास्ट होती हैं। अब ऐसी विक्रिया का देखिए एक उदाहरण हम ले सकते हैं इसमें, जिसमें आपके कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन होगा। यहाँ पर हम मान लीजिए कि CH3OH ले लें और इसको क्रिया करा दें या Cl से सांद्र ले लें, और यहाँ पर ले लें निर्जल जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड। तो अगर इस अभिक्रिया में देखा जाए तो यहाँ से पूरा OH जाएगा और इसका पूरा H जाएगा, और HOH के संयोग से क्या बनना है? जल बनेगा। जल बनेगा तो हाइड्रोएल्केन बन जाएगा, CH3Cl प्लस H2O। ये मेथिल क्लोराइड हुआ, मेथिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोएल्केन्स जिसको आप पढ़ चुके हैं। और पर्टिकुलर इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ग्रूव प्रक्रम, ग्रूव प्रोसेस बोला जाता है इसको, ग्रूव प्रक्रम, ग्रूव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं सांद्र Cl और निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण, ये कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक। तो प्रश्न ये पैदा होगा कि ल्यूकास अभिकर्मक से कौन सा एल्कोहल ज़्यादा तीव्रता से क्रिया करेगा? ये वही तीव्रता से क्रिया करेगा जो ज़्यादा से ज़्यादा अस्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण करेगा, अर्थात तृतीयक एल्कोहल। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अगर कहीं CH3 यानी इस प्रकार के तृतीयक एल्कोहल की क्रिया हम उसी प्रकार से करा दें, ये Cl से सांद्र से, और ये क्रिया निर्जल जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हो जाए, तो ये क्रिया बहुत ही तीव्र गति से होगी, लगभग 20-30 सेकंड में अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी और ये OH और H के संयोग से जल बन जाएगा, अर्थात ये बनने वाला आपका तृतीयक हाइड्रोएल्केन बहुत ही फास्ट बन जाएगा ये।
और प्लस H2O बनेगा। क्योंकि मैंने जो क्रम लिखवाया था कि CO बंध का जो विदलन होता है उसका जो क्रम होता है वो एक्चुअली तृतीयक अल्कोहल में ज़्यादा होगा, 20 से 30 सेकंड लगते हैं क्रिया करने में, जबकि अगर इसकी जगह पर द्वितीयक अल्कोहल होता तो 5-6 मिनट में क्रिया कर लेता। और प्राथमिक अल्कोहल को क्रिया करने में थोड़ी सी देर होती है क्योंकि यहाँ कार्बोनियम आयन का निर्माण नहीं हो पाता। तो ASAN1 अभिक्रिया में तृतीयक अल्कोहल का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। अभी मैंने बताया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो जहां पर कार्बन और ऑक्सीजन बंध का विदलन होगा इसका मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। और मैंने आपको बताया कि ये अभिक्रिया दो प्रकार की है, SAN1 और SAN2 प्रकार की होती है। तो SAN1 अभिक्रिया जो होती है वह SAN1 प्रकार की जो अभिक्रिया है कि अभिक्रिया वह 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री उसके बाद और 1 डिग्री में उसके बाद और सबसे कम CH3OH में पाई जाएगी। हमारे कहने का मतलब हुआ कि SAN1 अभिक्रिया का जो क्रम होगा वो सबसे ज़्यादा तृतीयक अल्कोहल में, उसके बाद द्वितीयक अल्कोहल में, देन प्राथमिक में और तब मिथाइल अल्कोहल में पाई जाएगी। अब जैसे मान लीजिए होता क्या है इसमें, यह अभिक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। SAN1 प्रकार की जो अभिक्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होगी। जैसे इसमें ROH होगा और जब इसको आप H और X से यानी हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड होगी और इसकी क्रिया होने जा रही है किसी न किसी अल्कोहल से। और शर्त यह है कि ये अल्कोहल आपका 3 डिग्री मान लीजिए है, 3 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है। अगर SAN1 प्रकार की अभिक्रिया आप पढ़ रहे हैं तो ये अल्कोहल को होना चाहिए 3 डिग्री या 2 डिग्री। तो यहाँ से होगा क्या, यहाँ से देखिए अम्ल जो है H+ को रिलीज करेगी और ऑक्सीजन के पास देखिए लोन पेयर होते हैं, तो एक लोन पेयर डोनेट कर देगा इसको, जहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कंपाउंड जो बना वो हो जाएगा ROH और प्लस यहाँ से X- बन जाएगा। तो पहला जो चरण होगा वो तो ये होगा जिसमें इस प्रकार से मध्यवर्ती कार्बोनियम आयन का निर्माण हुआ। उसके बाद दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में सेकंड जो स्टेप होगा वो ROH और H, इस प्रकार से ये कंडीशन इसमें होगी, पॉजिटिव तो पोल हाई है ये, और इसमें मंद वेग से विक्रिया होगी, मंद वेग से होगी, जबकि ये तीव्र वेग से हो सकता है। और यहाँ पर देखिए ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन ने देखिए अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस किया था, अब ये साझेदारी जो यहाँ होगी यहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को पुनः आगे वापस कर लेगा और खींच लिया यदि तो ये बन जाएगा R+ और इधर बन गया OH और H। हेलो सर, नमस्कार, कहाँ पे हैं? वाटर का इस प्रकार से जल बन गया और ये बन गया कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन। तो ये मंद वेग से चलने वाली अभिक्रिया वेग निर्धारक पद कहलाता है। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में वेग निर्धारक पद होता है। तो वेग निर्धारक पद माने अभिक्रिया का जो वेग है वो एक ही पद यानी कुल मिला करके इसी पर डिपेंड करेगा। इस प्रकार से ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा SAN1 प्रकार की अभिक्रिया।
और तीसरा चरण जो इसका होता है ये है R+ जब फॉर्म हो गया तो ये नाभिक स्नेही X- से रिएक्शन करके ये नाभिक स्नेही होगा और ये अटैक करेगा R+ पर कार्बोनियम आयन पर, तो यहाँ से बन जाएगा RX यानी हाइलो एल्केन। ये अभिक्रिया भी तीव्र वेग से चलेगी क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा, ये हाइलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अभी इसके पहले हमने देखिए मैंने बताया था कि किस प्रकार से अल्कोहल खनिज अम्ल के साथ क्रिया करके किस प्रकार से हाइलो एल्केन बनाते हैं, ये उसकी मैकेनिज्म रही और ये अभिक्रिया कहलाएगी SN1 प्रकार की अभिक्रिया। SN1 प्रकार की अभिक्रिया होगी जिसमें अभिक्रिया कितने चरणों में पूरी हुई? 3 चरणों में। पहला पद तीव्र वेग से चलेगा, दूसरा पद मंद वेग से चलेगा और कारण इसमें बंध का विदलन हो रहा है। ये जो मध्यवर्ती बना था इंटरमीडिएट कंपाउंड, मध्यवर्ती जो कंपाउंड बना था और ये क्या है? कार्बोनियम आयन बना। तो इस प्रकार से कार्बोनियम आयन ने किससे अटैक किया? किस पर अटैक किया? नाभिक स्नेही से, न्यूक्लियोफाइल से। और इस प्रकार से हमारे पास बन गया SN1 प्रकार के अभिक्रिया में हाइलो एल्केन। इसी प्रकार से SN2 रिएक्शन को देखा जाए तो SN2 में कार्बोनियम आयन का निर्माण ही नहीं होता। SN2 में किसी कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कि ROH और पॉजिटिव ये मध्यवर्ती बनता है इसमें। यही मध्यवर्ती जो बना ये आगे चल करके रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन कर लिया उसने, मान लीजिए कि H से रिएक्शन कर लिया यानी हाइड्रोजन हाइलाइट से रिएक्शन कर ले रहा है ये। तो हाइड्रोजन हाइलाइट से जब रिएक्शन करेगा यहाँ से, तो इस कंपाउंड में होता क्या है कि यहाँ से R और X यानी कुल मिला करके ये X R से अटैच होता है और यहाँ से यह OH2 ये अटैच होगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहने का मतलब एक संक्रमण अवस्था आ जाती है। ये मंद वेग से चलेगा, स्लोवेस्ट स्टेप होगा और इसमें एक संक्रमण अवस्था आ जाती है जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, तो कुल मिला करके जब ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है इसमें, तो यहाँ से ये पूरी तरह से XR में चेंज हो जाएगा यानी हाइलो एल्केन्स यहाँ बन जाते हैं और यहाँ से ये पूरा पोर्शन निकल जाता है H2O के रूप में। जब निकल जाएगा यानी हाइलो एल्केन यहाँ भी बना, लेकिन इस अभिक्रिया मंद वेग में कितने पद शामिल हुए? 2 पद। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी SN2 प्रकार की अभिक्रिया। तो आपने देखा कि SN2 प्रकार की जो अभिक्रिया होगी वो जनरली कहाँ पाई जाएगी? मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में यानी प्राथमिक एल्कोहलों में, जबकि SN1 प्रकार की अभिक्रिया पाई जाएगी तृतीयक और द्वितीयक एल्कोहलों में। और भी अभिक्रियाओं को देखें जहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एल्कोहल का 3 अणु ले लिया और इसकी क्रिया हमने PCl3 से करा दी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। तो यहाँ पर ये तीनों OH निकल जाएंगे चूँकि कार्बन और ऑक्सीजन बंध का विदलन होगा। 3 Cl को ग्रहण करके 3CH3Cl बन गया और यहाँ से H3PO3 बन जाएगी फास्फोरस अम्ल और ये बन गया मेथिल क्लोराइड बना और इधर ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल बन जाएगी। इसी प्रकार से अल्कोहल में मान लीजिए मैंने C2H5OH ले लिया और इसकी क्रिया हमने PCl5 से करा दी। PCl5 जानते हो कि ये टूट जाता है PCl3 में और Cl2 में, ये बॉन्ड इसका ब्रेक होगा। यहाँ से एक Cl आ जाएगा तो ये हो जाएगा C2H5Cl। यहाँ पर एक Cl और बचा जो कि हाइड्रोजन गेन करके यह Cl बना लेगा। अब P के साथ
पूरा PCl3 के साथ ऑक्सीजन आ जाएगी, ये बन गया POCl3, फास्फोरिल ट्राईक्लोराइड। इस प्रकार से देखा आपने, यहाँ पर भी OH बंध का विदलन हो सकता है। इसी प्रकार से OH बंध का विदलन आप देखेंगे इस प्रकार से भी संभव है। जैसे मान लीजिए कि आपने C2H5OH ले लिया एथिल अल्कोहल को, और इसकी क्रिया मैंने SOCl2 से करा दी पिरिडीन की प्रेजेंस में, और याद रखिए किसका नाम थायोनिल क्लोराइड है। थायोनिल क्लोराइड होता है ये, थायोनिल क्लोराइड। और ये है आपका इथाइल अल्कोहल। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, एथिल अल्कोहल और थायोनिल क्लोराइड, तो यहाँ से इसका OH बंध का विदलन होगा, कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटेगा। तो कंपाउंड बन गया इसमें C2H5Cl बन गया, और यहाँ से एक H Cl को ग्रहण कर लेगा HCl, और यहाँ SO ने ऑक्सीजन को ग्रहण करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकाली। अब वास्तव में इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं डार्जन अभिक्रिया। डार्जन अभिक्रिया यही होती है। डार्जन अभिक्रिया द्वारा, देखिए डार्जन अभिक्रिया हाइड्रोएल्केन बनाने की एक उत्तम विधि मानी जाती है, कारण कि सल्फर डाइऑक्साइड तो वायुमंडल में चली जाती है, HCl को पिरिडीन अवशोषित कर लेता है, और आपको बनेगा शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो जाती है एथिल क्लोराइड। तो यहाँ पर एल्किल क्लोराइड ही बनाई जा सकती है, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड नहीं बनाई जा सकती। कारण ये है कि SOBr2 जो है ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, और अभी तक SOI2 अज्ञात है। हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम SOCl2 का यूज करेंगे तो हैलो एल्केन्स यानी एल्किल क्लोराइड बनेगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि एल्किल ब्रोमाइड बना लूँ तो नहीं बना सकता, एल्किल आयोडाइड भी नहीं बनेगा, कारण कि थायोनिल ब्रोमाइड अस्थायी है और थायोनिल आयोडाइड अज्ञात है, अननोन है। इस प्रकार से इस रिएक्शन में, और अगर मैं इसकी जगह पर यहाँ पर देखिए इसी रिएक्शन में अगर मैं चाहूँ तो एल्कोहल लेकर के और ASO2Cl2 से भी रिएक्शन करा सकता हूँ, इनको गर्म कर दूँ। सल्फ्यूरिल क्लोराइड नाम है इसका। अब SO2Cl2 का नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड से अगर रिएक्शन कराया जाए तो बनना फिर भी हैलो एल्केन है, क्योंकि OH बंध तो टूटेगा, उसके बदले में एक Cl जाएगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होनी है, C2H5Cl बना, और यहाँ से HCl बना, और यहाँ से SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस। या वैसे सबसे बढ़िया तो ये होगा कि इसके लिए अगर मैं दो अणु ले लूँ इस प्रकार से, तो इसके दोनों Cl को मैं कैप्चर कर सकता हूँ, और ये 2C2H5Cl बन जाएगा, और यह पर H2 निकल करके SO4 बना लेगी। यानी कुल मिला करके इस रिएक्शन में ऐसा भी पॉसिबल है कि एथिल क्लोराइड बन जाए और सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाए इस प्रकार से। लेकिन ये डार्जन रिएक्शंस नहीं होगा। जहाँ पर हम सल्फ्यूरिल क्लोराइड का प्रयोग करेंगे फिर वो डार्जन रिएक्शन नहीं हो सकता। इसी प्रकार से और रिएक्शन देखें जहाँ पर OH बंध का विदलन होगा। जैसे मान लीजिए मैंने C2H5OH लिया और इसको मैंने गर्म कर दिया HHSO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मैंने इसको गर्म कर दिया, और इसको गर्म किया मैंने मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल कैसी होगी, शांत। और लिया मैंने किसको, एथिल अल्कोहल को। तो एथिल अल्कोहल को मैंने गर्म कर दिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से। निकलना आपके पास क्या है इसमें, OH। तो अम्ल क्या देगी, H। OH के संयोग से क्या बनेगा, जल। ये C2H5HSO4 बन जाएगा, और यहाँ से निकल गया H2O। इसको कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है ये। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण हुआ। लेकिन अगर कहीं मैंने इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में एल्कोहल के आधिक्य को लिया, फिर से C2H5OH ले लिया, और इस रिएक्शन को मैंने 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया, तो कंफर्म है कि यहाँ से फिर एक बार H जाएगा, और इतना पोर्शन ये कुल मिला करके
C2H5O C2H5 प्लस यहाँ से बन जाएगा H2SO4, यानी डाई एथिल ईथर बन जाएगा, डाई एथिल ईथर। इस रिएक्शन को देने वाला एक वैज्ञानिक था विलियमसन, इसलिए ईथर बनाने की ये विधि विलियमसन अविरक्त संश्लेषण कहलाता है। विलियमसन नामक साइंटिस्ट द्वारा प्रपोज की गई इस विधि में डाई एथिल ईथर का निर्माण होगा। और अगर कहीं मैं इन दोनों स्टेप में होने वाली क्रियाओं को अटैच कर दिया, पहले और दूसरी विक्रियाओं को यहाँ पर मैंने जोड़ना चाहा, तो दिस विल बी कैंसिल बाई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और इस प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड को टोटल कैंसिल हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड से। तो फिर बचा क्या इसमें? बचेगा इसमें कि 2 मॉलिक्यूल C2H5OH, ये देखिए एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल ये बचे, ये आपस में क्रिया द्वारा केवल ईथर का निर्माण कर रहे हैं, C2H5O C2H5, और उसके बाद साथ में बना जल। तो इस अभिक्रिया में अगर सांद्र H2SO4 लिया गया तो सांद्र H2SO4 काम किसका कर रहा है? निर्जलीकारक का, जल के अणु को निष्कासन कर रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया भी जिसमें OH बंध का वितरण होता है। तो ऐसी और भी अभिक्रियाएं हैं जिसमें OH बंध का वितरण होता है। कोई अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया, ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल को मान लीजिए मैंने अमोनिया से रिएक्शन कराया HNH2 से, और इसमें एल्यूमिना की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराया। तो यहाँ पर जानते हैं ये इसका अल्कोहल का OH और अमोनिया का H, ये अमोनिया है, अमोनिया का H, HOH संयोग से बना और C2H5NH2 बन जाएगा प्लस H2O। इसको कहते हैं 1 डिग्री अमीन, प्राथमिक अमीन बन गई। अब प्राथमिक अमीन की क्रिया अगर और कराई जाए अल्कोहल से, जैसे C2H5NH2 ये प्राथमिक अमीन है, 1 डिग्री अमीन जो भी बनी, इसको हम क्रिया करा दें फिर से HO C2H5 से, फिर उसी प्रकार की प्रेजेंस हो और फिर से इसका क्या निकलेगा? OH निकलेगा। तो यहाँ से एक H लेते हुए जल का अणु निकल गया, कंपाउंड बन गया C2H5 होल ट्वाइस NH प्लस H2O। इसको कहते हैं 2 डिग्री अमीन। अभी देखिए 2 डिग्री अमीन में भी अभी भी N के पास H इन्वॉल्व है, तो अभी और रिएक्शन कर लेगा वो, एल्कोहल का अधिक होता रहेगा, रिएक्शन आपका आगे होता रहेगा, NH प्लस फिर से C2H5OH। इस प्रकार से अगर इस रिएक्शन को फिर से अगेन उसी प्रकार कराया जाए तो फिर से एक H और इसका ये OH वाटर फॉर्म कर लेगा और C2H5 होल थ्राइस N बन जाएगा प्लस H2O बन गया। इसे कहते हैं 3 डिग्री अमीन, टर्शियरी अमीन बन जाएगी। अब आप कहोगे कि नाइट्रोजन के पास तो सारी हाइड्रोजन समाप्त हो गई है, इसका मतलब अभिक्रिया नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आपका ये C2H5 होल थ्राइस N, यह इसके पास लोन पेयर होता है, एक आखिरी इलेक्ट्रॉन युग्म है नाइट्रोजन के पास, वो अभी HO के पास C2H5OH के साथ रिएक्शन उसी प्रेजेंस में और कर सकता है, और ये जो है टोटल क्या करेगा, यहाँ से लोन पेयर को डोनेट कर देगा, और डोनेट कर देने के बाद ये बन गया C2H5 होल 4 N प्लस प्लस OH माइनस, OH माइनस 4 डिग्री अमीन, इसको कहा जाता है 4 डिग्री अमीन। तो इस अभिक्रिया को अमोनोलिसिस भी कहा जाता है, अमोनी अपघटन हिंदी में, अंग्रेजी में अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस रिएक्शन बोला जाता है। इस रिएक्शन को हाफ मान द्वारा दिया गया, हाफ मान्स मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है, हाफ मान विधि है। लेकिन याद रहे कि अगर कहीं मैंने यहाँ पर तो अमीनों का मिश्रण प्राप्त हो रहा है, अगर कहीं मैं यहाँ पर निर्जल जिंक क्लोराइड ले लेता
निर्जल जिंक क्लोराइड ले लेता और ये इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करता तो केवल 1 डिग्री अमीन का ही निर्माण होता, बाकी ये इसका फॉर्मेशन नहीं होता।